हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे फिजिक्स क्लासेस के अंदर और हम कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ लिया था? मीटर ब्रिज पढ़ लिया था, किरचॉफ्स लॉ को पढ़ लिया था। इसमें अपना एक टॉपिक रहता है सेल का। सेल, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे और इसके अंदर लगभग हर वो क्वेश्चन कवर कर लेंगे जो इस टॉपिक से आता है। तो करते हैं अपना इस खूबसूरत सा लेक्चर शुरू। मैं हूं सक्षम वत्स, आपका फिजिक्स टीचर। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे, एक तो ईएमएफ, दूसरा पढ़ेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस, तीसरा पढ़ेंगे टर्मिनल वोल्टेज। इन तीनों को हम बारी बारी से और एक्सप्लेन करते हुए पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है ईएमएफ। एक चीज और, इनसे पहले हम पढ़ेंगे सेल्स। सेल के बारे में पढ़ेंगे हम। व्हाट इज अ सेल? तो देखो बच्चों, सेल क्या है? आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी होगी, आई थिंक अब तक पढ़ ली होगी 12th क्लास के अंदर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर सेल कैसे क्रिएट होते हैं, डेनियल सेल, लेक्लेंची सेल, ड्राई सेल। तो सेल के बारे में आपने पढ़ा है। हम उस सेल की बात नहीं करेंगे कि भी कैसे बना, उसको कैसे हमने बनाया, वो सब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। हम बात करेंगे कि जो सेल हम लेबोरेटरी में या एक्सपेरिमेंट करते वक्त इस्तेमाल करते हैं, जिस बैटरी का इस्तेमाल करते हैं, उसकी बात करेंगे। या घर में आप लोगों ने सेल्स देखे होंगे ना, डलते हैं रिमोट कंट्रोल के अंदर सेल डलता है, वो सेल हो गया। घड़ी के अंदर जो सेल डलता है वो सेल हो गया। तो उस सेल्स की बात करेंगे। तो जो सेल है वो चीज़ क्या है? तो जनरली देखो, सेल क्या करता है? सेल एक एनर्जी का सोर्स है। सेल कभी चार्ज जनरेट नहीं करता। सेल क्या देता है आपको? हमको ये पता है, सेल का ये सिंबल होता है, दिस इज द सिंबल फॉर अ सेल। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है सेल का। और हमें पता है यहां से करंट निकलेगा और इधर से करंट वापस आ जाएगा। तो सेल क्या काम करता है? करंट को फ्लो करवाने का काम करता है। यानी सेल एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करता है जिससे चार्ज फ्लो कर जाता है सर्किट के अंदर। तो सेल एक सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करता है कि एनर्जी देता है जिससे चार्ज फ्लो करके सर्किट में आता है और उस सर्किट में क्या बनेगा? फिर करंट बनेगा। आपने देखा होगा मार्केट से कई बार हम सेल लेकर आते हैं, है ना। तो सेल के ऊपर उसकी वोल्टेज लिखी होती है, कितने वोल्ट का सेल है, 12 वोल्ट का सेल है, 10 वोल्ट का सेल है, 4 वोल्ट का सेल है, 3 वोल्ट का है। तो उसके ऊपर वोल्टेज लिखी रहती है। जनरली 12 वोल्ट का सेल मार्केट में हमें मिल जाता है आसानी से। फिर वो सेल हम इस्तेमाल करते हैं और काफ़ी इस्तेमाल करने के बाद, यानी कि 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने बाद वो सेल क्या हो जाता है? ख़राब हो जाता है। ख़राब इन द सेंस कि वर्क नहीं करता। तो क्यों वर्क नहीं करता वो भी हम यहाँ समझेंगे। क्यों ख़राब हो जाता है? क्यों कंटिन्यू एनर्जी क्यों नहीं सप्लाई कर पाता? इट इज़ जस्ट ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये भी आगे हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि ऐसा क्या होता है कि वो ख़राब हो जाता है। तो ख़राब है मतलब उसमें रेजिस्टेंस इतना बढ़ जाता है कि वो और एनर्जी सप्लाई नहीं कर पाता। तो उन सबको हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली टर्म है सेल्स के अंदर ईएमएफ। ईएमएफ, ठीक है। ईएमएफ की फुल फॉर्म समझोगे तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है उनको मूव करवाना है सर्किट के अंदर। तो सर्किट के अंदर मूव करवाना है, यहाँ से चार्ज को फ्लो करवाना है। बैटरी, ये ध्यान रखना, बैटरी कभी चार्ज जनरेट नहीं करती है। बैटरी यहाँ से इलेक्ट्रॉन को सिर्फ फ्लो करवाने का काम करती है, एक धक्का देने का काम करती है, एनर्जी देती है कि जा भाई तो अब घूम के आ जा। करंट तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से ही बनता है। तो उस चार्ज को फ्लो करवाने के लिए एक ताकत चाहिए, एनर्जी चाहिए। वो कौन देता है? वो सेल देता है। तो ईएमएफ किसकी होगी? हमेशा सेल की होगी। तो हम यहां लिख देते हैं ईएमएफ ऑफ सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल। क्या चीज है? तो जनरली आप जब देख के आते हो, यानी कि देखिए सॉरी, जब मार्केट से एक बैटरी लेके आए और 12 वोल्ट की बैटरी है तो उसमें 12 वोल्ट जो लिखा होता है वही उसका क्या होता है? ईएमएफ, ईएमएफ ऑफ दैट सेल।
तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी, इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स of a cell in open circuit, that is when no current flows through it. समझो इसको, ये क्या कह रहा है कि हमारे पास ये सेल है जो मार्केट से हम परचेज करके लाए। तो सेल का एक टर्मिनल ये हो गया, एक टर्मिनल ये हो गया, परचेज करके लाए, इस पे 12 वोल्ट लिखा, उसको क्या बोला मैंने, ईएमएफ ऑफ सेल। अब जब परचेज करके लाए हैं तो सेल को कहीं कनेक्ट थोड़े किया है, कनेक्ट नहीं किया, तो जो बिना कनेक्ट किए जो उसकी वोल्टेज होती है उसी को बोलते हैं ईएमएफ ऑफ सेल। ये जो इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, यानी कि हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे बोलेंगे हम ईएमएफ ऑफ सेल। और अच्छे समझे तो मान लो मैं इसको यहाँ बाहर एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देता हूँ और यहाँ एक की लगा देता हूँ के। तो मैंने इसको रेजिस्टेंस से तो कनेक्ट कर दिया है, बट इसका दूसरा टर्मिनल इस नेगेटिव से कनेक्ट नहीं किया है, तो कुल मिला के सर्किट क्रिएट नहीं हुआ है। इस सर्किट को बोलते हैं ओपन सर्किट। इसको क्या बोलेंगे हम, ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जब उससे कोई करंट ही पास ना हो, यानी सेल तो ले रखा है मगर सेल के अंदर से कोई करंट हम नहीं ले रहे हैं, तो जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा टू टर्मिनल का उसे बोलेंगे ईएमएफ ऑफ सेल। और क्या लिखा है, मैक्सिमम। ये मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो सकता है सेल के टर्मिनल्स के क्रॉस। तो देखिए ना, बैटरी एक उधर पॉजिटिव लिखा होता है, इधर नेगेटिव लिखा होता है, उसके क्रॉस ऐसे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। कोई सेल देखा होगा तुमने, ऐसे ऐसे सेल होता है, ये पेंसिल टाइप का, तो यहाँ एक तो ऐसे डॉट सा होता है, एक तरफ पॉजिटिव लिखा होता है, एक तरफ नेगेटिव लिखा होता है। इसी तरह ऐसी बैटरी भी होती हैं जिसमें ऐसे दो टर्मिनल्स निकले होते हैं, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो यहाँ से कनेक्ट करके जो हम करंट लेते हैं। तो जब इससे करंट ड्रॉ नहीं कर रहे तो जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को क्या बोलेंगे, ईएमएफ ऑफ सेल। तो ईएमएफ ऑफ सेल और टर्मिनल वोल्टेज, इन दोनों के रिलेशन को हम समझेंगे एक एग्जांपल से पहले। सोचो, तो जरा इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो, कर लिया होगा। अब मान लो एक एग्जांपल लेते हैं। क्या एग्जांपल लेते हैं हमने एग्जांपल लिया कि हमारे पास मान लो एक सेल है। अब मार्केट से गए, मार्केट से आपने एक बैटरी परचेज करी और वो बैटरी थी मान लो आपकी 12 वोल्ट की। आपने 4 ओम के रेजिस्टेंस के साथ इसको कनेक्ट कर दिया। टर्मिनल का नाम लिख लें ABCD, ठीक है। अब 12 वोल्ट की बैटरी लेकर आए, 4 ओम के रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया और ऑब्जर्वेशन लेने के लिए हमने यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा दिया। आप सबको पता है वोल्ट मीटर किस काम आता है, तो वोल्टेज मापने काम आता है, जो पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। तो वोल्ट मीटर कनेक्ट किया कि इसके क्रॉस कितनी वोल्टेज होगी वो माप लें हम। यहाँ एक एमीटर लगा दिया जो ये बता देगा कि इस सर्किट से कितना करंट गया, ठीक है। तो अगर हम इस पे ओम्स लॉ सिंपल अप्लाई करें और हम देखें कि भाई यहाँ वोल्टेज कितनी आनी चाहिए, यहाँ करंट कितना आना चाहिए, तो हमें पता है कि 4 ओम का रेजिस्टेंस, 12 वोल्ट का करंट, तो I क्या होता है, V/R, ठीक है। ये एक्सपेक्टेशन है अपनी, दिस इज आवर एक्सपेक्टेशन कि ऐसा होना चाहिए, बट वास्तव में क्या होता है वो भी देखेंगे। तो करंट कितना आना चाहिए भाई, 12/4 यानी कि 3 एम्पियर, यानी कि इस सर्किट से 3 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी, यहाँ वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी आएगी, V कितना होगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस। करंट इससे गया 3 एम्पियर, रेजिस्टेंस है 4, तो 12 वोल्ट, बिल्कुल सही है। 12 वोल्ट की बैटरी थी तो 12 वोल्ट इसको देगा। भाई ये 12 वोल्ट था तो ये 12 ही तो होगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, बिल्कुल सही। एक्सपेक्टेशन तो हमारी यही है कि यही आना चाहिए,
बट वास्तव में जो ऑब्जर्वेशन आया, ऑब्जर्वेशन क्या आया, जब हमने इसको वोल्टमीटर की रीडिंग को देखा और एमीटर की रीडिंग को देखा, तो एमीटर की रीडिंग दिखा रही थी 2 एम्पियर, करंट 3 एम्पियर की जगह कितना जा रहा था, 2 एम्पियर जा रहा था। ये वास्तव में आया, ये हमारी एक्सपेक्टेशन थी। तुम कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, 12 वोल्ट की बैटरी लाए 4 ओम के साथ कनेक्ट करेंगे तो 3 ही आएगा। बिल्कुल आएगा, आना चाहिए, बट आया नहीं। आया तो ये क्यों हुआ ऐसा, इसी को हम देखेंगे अभी। तो अगर करंट 2 एम्पीयर जाएगा तो यहाँ वोल्टेज कितनी आएगी, यहाँ V अब कितनी हो जाएगी, तो 2 इंटू में 4 यानी कि 8 वोल्ट। लो जी, 12 वोल्ट की बैटरी खरीद के लाए, मिला 8 वोल्ट। 4 वोल्ट कौन खा गया भाई? तुम कहोगे सर ये तो नुकसान हो गया, 12 वोल्ट की बैटरी लेकर आए थे, मिला सिर्फ 8 वोल्ट, 4 वोल्ट कहाँ गया? तो 4 वोल्ट यही खा गया, यही सेल ही खा गया। तुम कहोगे सेल के तो खुद के, वो तो देने के लिए बना है, तो खुद ही कैसे खाएगा? दो कैसे खाएगा? सेल का खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस इसको खा जाता है। क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? I इज इक्वल्स टू, सॉरी, इंटरनल रेजिस्टेंस, अब मैंने लिखा इंटरनल, तो इंटरनल क्या होता है? अंदर का रेजिस्टेंस। सेल के अंदर होता है ये रेजिस्टेंस, जैसे हर एक के अंदर रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? प्रतिरोध, विरोध किसी चीज का। हम पढ़ने बैठते हैं, हमारा बहुत मन करता है पढ़ें, बट एक मन क्या कहेगा, नहीं थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, फिर थोड़ा गेम खेल लेते हैं, थोड़ा कहीं घूम आते हैं। तो ये जो मन कह रहा है ना, थोड़ा देर घूम आते हैं, थोड़ा देर रहते हैं, ये हमारे अंदर का इंटरनल रेजिस्टेंस है। ऐसे ही सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, किसकी वजह से है? अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा है कि सेल के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड्स होते हैं, पढ़ा है ना ऐसा कि भाई ये सेल है तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे, एक कैथोड होगा, एक एनोड होगा, बीच में हम क्या डाल देते हैं? इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं। ये सब आपने पढ़ा है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है? आयंस क्रिएट करता है ना, जिससे आयंस फ्लो करेगा इधर से इधर, यहाँ हम कनेक्ट कर देंगे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और यहाँ से करंट पास होता रहता है। तो ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये मिलकर इस करंट का विरोध करते हैं। विरोध करते हैं मतलब चार्ज को फ्लो होने में थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, इसलिए इसको इंटरनल रेजिस्टेंस बोल देते हैं। हालांकि ये होता बहुत थोड़े अमाउंट में है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू फ्लो ऑफ करंट बाय इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ अ सेल। जो सेल होता है हमारा, सेल का इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट, ये सब मिलकर जो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं ना करंट को, उसे बोलते हैं हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दैट सेल। तो वास्तव में इसकी कहानी क्या थी कि यहां जो है ये 12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है? तो ये 12 वोल्ट की बैटरी थी अपनी। अब जो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो वास्तव में सेल के अंदर है, बट हम बनाते बाहर हैं उसको, है ना? इसके बिल्कुल पास में बना देंगे ऐसे। ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा सा, और इसका सिंबल होता है स्मॉल आर, तो स्मॉल आर इसका सिंबल हो जाएगा, ठीक है? और यहां से हमने इसको कनेक्ट किया बाहर वाले रेजिस्टेंस से, जो कैपिटल आर था। ये वास्तव में इसका सर्किट डायग्राम था। तो आर कितना लिया था हमने? 4। ये 4 ओम और वास्तव में इस आर की वैल्यू थी 2 ओम। कितनी है? आर इज इक्वल्स टू 2 ओम। अब निकालो, अब देखो तो ध्यान दो कि 4 ओम 2 ओम क्या हो गया सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया 6। तो आई कितना आएगा? 12/6, 2 एम्पियर। तो हाँ, यहां से करंट 2 एम्पियर अब सही है। अब तुम कहोगे सही है सर, अब क्योंकि ये इंटरनल रेजिस्टेंस है ना अंदर का, ये कुछ वोल्टेज खा जाता है। इस वोल्टेज के खाने की वजह से करंट क्या हो जाएगा? 3 एम्पियर की बजाय 2 एम्पियर का हो जाएगा। और वोल्टेज यहाँ कितनी आ जाएगी? देखो 4 × 2 8 वोल्ट यहाँ और 4 वोल्ट यहाँ।
8 और 4 12 वोल्ट। तो ये जो कंसेप्ट है ये है इंटरनल रेजिस्टेंस का। अब बात आती है फिर टर्मिनल वोल्टेज का क्या होगा। टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है तो इसको जरा एक बार नोट कर लो, फिर टर्मिनल वोल्टेज की तरफ बढ़ते हैं। हो गया, चलो इसी में हम पढ़ते हैं टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, शॉर्ट फॉर्म में टीपीडी भी बोल देते हैं इसको। टर्मिनल वोल्टेज क्या होगी या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, टीपीडी क्या होगा। सेम जैसे ईएमएफ की डेफिनेशन थी वैसे ही इसकी डेफिनेशन है, बट वहां ओपन सर्किट था, यहां क्या कर देंगे क्लोज सर्किट। इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ सेल इन क्लोज्ड सर्किट। इन क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट का मतलब क्या होता है, दैट इज व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट। जब उस सर्किट से करंट फ्लो करवाएंगे तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसे बोलते हैं हम टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे अभी हमने सर्किट में पढ़ा ना, ये वाला, यहां इंटरनल रेजिस्टेंस था ये, और ये बाहर का रेजिस्टेंस। यहां हमने मान लो की लगा दिया और इस की को ऑन कर दिया, तो ऑन करेंगे तो करंट जाएगा यहां से आई। ये रेजिस्टेंस आर है, ये स्मॉल आर है, ये ई है। वास्तव में यार हमने बाहर ड्रॉ कर रखा, बट ये सेल के अंदर का ही हिस्सा है, ये सेल के अंदर का ही पार्ट है। तो हमने क्या कहा कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ ए सेल। अब सेल के टर्मिनल्स कौन से, देखो सेल का टर्मिनल ये है और ये है, यही तो टर्मिनल्स है, ये अंदर है, ये जो आर है ये इसके अंदर है। टर्मिनल इसको नहीं बोलोगे आप, टर्मिनल्स तो यही हैं। इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा उसको को क्या बोलेंगे हम, टीपीडी। जैसे पिछले एग्जांपल में मैंने ये लिया था 12 वोल्ट, ये लिया था कितना 2 ओम, और ये था हमारा 4 ओम। तो अगर मैं इसमें टर्मिनल वोल्टेज की बात करूंगा, टर्मिनल वोल्टेज की, तो टर्मिनल वोल्टेज कितनी होगी इसमें, देखो जरा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के क्रॉस तो ये वाला पॉइंट हुआ, और यहां वोल्टेज कितनी आई थी हमारे पास 8 वोल्ट। तो टर्मिनल वोल्टेज कितनी हुई 8 वोल्ट। देखो ये टर्मिनल्स है, जब सर्किट से करंट जाएगा तब भी यही टर्मिनल्स है, सर्किट से करंट नहीं जाएगा तब भी यही टर्मिनल्स है। तो सर्किट से करंट ना जाता तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का 12 वोल्ट ही रहता, ठीक, क्योंकि ये खाता ही नहीं कुछ अंदर, जब दे ही नहीं तो खाएगा कहां से। बट जैसे ही करंट ऑन करेंगे करंट यहां से जाएगा तो ये भी खाएगा, खाएगा तो घटा देगा। तो इसका मतलब ये जो टर्मिनल वोल्टेज है टीपीडी, ये ऑलवेज लेस होगा किससे, ईएमएफ से। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन ईएमएफ। बाहर का टीपीडी ईएमएफ से हमेशा लेस होगा। एक चीज और समझो कि जो टीपीडी है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये वास्तव में एक मेजरमेंट है दो टर्मिनल्स के बीच का। जो यहां मेजरमेंट किया, जो बाहर सर्किट में रेजिस्टेंस लगा वही तो मापा है हमने। तो जब हम टीपीडी की बात करेंगे, जब जहां सिंबल V लिखा होगा, जब भी सिंबल V लिखा है तो इसका मतलब वो टीपीडी की बात हो रही है, वहां मेजरमेंट हुई है पोटेंशियल की। और जब E लिखा होगा तो दैट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मूविंग द चार्ज इन अ सर्किट। वहां क्या है कि इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने के लिए एनर्जी देने वाला वो सोर्स है E। तो ये समझ जाना कि जहां E लिखा हुआ वो सेल के लिए है, जहां V लिखा हुआ वो किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस मेजरमेंट के लिए है, उसी को हम टीपीडी बोलते हैं, ठीक। तो इसको हम अभी प्रूव भी करेंगे कि ये टीपीडी प्रूव तो कर ही दिया, थ्योरेटिकली भी इसको देखेंगे कि टीपीडी हमेशा ईएमएफ से कम रहता है।
टीपीडी ईएमएफ से एक ही केस में ज़्यादा हो सकता है। कैसे ज़्यादा हो सकता है? जब बैटरी से करंट लेने के बजाय बैटरी को करंट देने लग जाए, मतलब बैटरी की क्या कर दें, चार्जिंग शुरू कर दें। तो जब चार्ज करोगे बैटरी को तो क्या होगा, उस केस के अंदर टीपीडी जो है ईएमएफ से ज़्यादा हो जाता है, अदरवाइज वो हमेशा लेस होगा। जरा इसका रिलेशन हम निकाल के देखें यहीं से कैसे आएगा। तो ये जो 8 वोल्ट आया हमारे पास, देखो ये 8 वोल्ट कैसे आया, 12 वोल्ट हमारे पास की बैटरी थी और 4 वोल्ट देखो ये खा गया था, 2 एम्पीयर करंट आया था ना, तो 2 × 2 4 वोल्ट ये खा गया था। 12 वोल्ट माइनस 4 वोल्ट, ये 8 वोल्ट आया। तो 8 वोल्ट क्या है, टीपीडी, टीपीडी को लिखते हैं V से। 12 वोल्ट क्या है, E, 12 वोल्ट क्या है, E, देखो 12 वोल्ट क्या आया, E, माइनस 4 वोल्ट कैसे आया था यहाँ पे, ये 4 वोल्ट कैसे आया था, V = IR, V = IR। तो करंट कितना, 2 एम्पियर इंटू में रेजिस्टेंस कितना, 2 ओम, 2 एम्पियर इंटू में 2 ओम, 2 एम्पियर इंटू में 2 ओम। तो ये कितना हो गया, V = E माइनस 2 एम्पियर क्या था, करंट, और 2 ओम क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो V = E माइनस IR। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया कि जो टीपीडी है वो E माइनस IR के इक्वल होगा। अब देखो कि जब भी सर्किट से करंट आएगा तो I की वैल्यू पॉजिटिव होगी, R पहले से पॉजिटिव है, तो इसका मतलब E में से हमेशा वैल्यू घटेगी, E में से ये खा रहा है इसको, तो V हमेशा E से क्या आएगा, लेस। बट चार्जिंग के केस में ये प्लस हो जाता है, इसलिए V क्या बढ़ जाता है, EMF से, टीपीडी ग्रेटर हो जाता है इन केस ऑफ चार्जिंग, अदरवाइज ये रिलेशन रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इस रिलेशन को हम किरचॉफ्स लॉ से भी डिराइव कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो किरचॉफ्स लॉ से कैसे कर सकते हैं। तो मान लो ये हमारे पास सेल है, ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये सेल था, ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस था, ये स्मॉल r, ये सेल की ईएमएफ E, और ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। मान लो करंट यहां से गया सेल से, अब सेल से करंट यहां से गया तो सेल कहीं ना कहीं कनेक्ट होगा, वो करंट ऐसे घूम के वापस यहां से आ जाएगा। तो मान लो करंट I है, यहां से निकला और यहां से घुस गया। तो चलो जरा इसको हम ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो इस पॉइंट से चलते हैं B से A की तरफ, करंट B से जरा मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चलेंगे, यहां पे इस तरफ। तो जरा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करना शुरू करो और यहां से बढ़ो, ठीक है। तो यहां का पोटेंशियल कितना है, VB, VB था, यहां से गए। अब करंट और रेजिस्टेंस की डायरेक्शन क्या है, I और R की डायरेक्शन क्या है, एक ही है। तो I और R की डायरेक्शन एक ही, तो क्या लेंगे, नेगेटिव, हाई से लो जा रहा है तो माइनस का करंट इंटू रेजिस्टेंस I इंटू में R। फिर बैटरी पहुंच गए, बैटरी नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है, कहाँ जा रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव, ये नेगेटिव टर्मिनल इससे पॉजिटिव की तरफ, तो बढ़ रहा है ना, तो प्लस का E, और यहाँ से पहुँच गए फिर वो कहाँ पर, A पर। तो इसका मतलब यहाँ से निकले थे, इसमें से माइनस करते गए A पर पहुँच गए, तो ये सब किसके इक्वल होगा, VA के। किसके इक्वल होगा, VA के। VB को उधर ले जाओ, तो VA माइनस VB किसके इक्वल आ गया, E माइनस IR। और VA माइनस VB क्या है, VA माइनस VB क्या है, यहाँ और यहाँ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि टीपीडी। टीपीडी को क्या लिखते हैं, V, तो V आ गया E माइनस IR। तो यहाँ से भी इसको हम डिराइव कर सकते हैं। बात समझ में आई सबको, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। अभी हम इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे भी देखते हैं। तो एक बार इसको नोट करो, फिर देखते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कर दो रब इसको, चलो। तो पहले निकालेंगे हम इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला और फिर करेंगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल का एक्सप्रेशन निकालना है। तो
वही डायग्राम बना लो। ये हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये एक सेल है, सेल का खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस, एक की लगा दी और इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया। सेल की EMF E, ये एक ही अंदर का पार्ट है, ये बाहर का रेजिस्टेंस R। हमें पता है कि यहाँ से करंट कितना जाएगा I, तो वास्तव में जो I जा रहा है वो कितना होगा, E/R थोड़े लिखेंगे, ये भी तो होगा, तो E/R प्लस स्मॉल r, E/R प्लस स्मॉल r, तो ये आ गया। अब यहाँ का TPD कितना होगा, यानी कि TPD अक्रॉस कैपिटल R, यानी कि V, फॉर्मूला होगा करंट इनटू में रेजिस्टेंस। करंट कितना है, E/R प्लस स्मॉल r, रेजिस्टेंस कितना, कैपिटल R, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, V इंटू R प्लस स्मॉल r इक्वल्स टू में ER, तो ये हो जाएगा VR प्लस V स्मॉल r इक्वल्स टू में ER। तो V स्मॉल r किसके इक्वल हो जाएगा, ER माइनस VR, यहाँ से जो है VR कितना आया, इसमें से R कॉमन ले लो, E माइनस वी इंटू में R, तो R कितना आया, E माइनस वी अपॉन V इंटू में R, अलग अलग कर लो, तो हो जाएगा E/V माइनस 1 इंटू में R। तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया आपका इंटरनल रेजिस्टेंस का, E/V माइनस 1 इंटू में R, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसको याद रखना है, क्योंकि हम इसको अगले टॉपिक में जब हमारा पोटेंशियोमीटर आएगा उसमें यूज करने वाले हैं, तो इसको जरा याद रखना जरूर कि इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, E/V माइनस 1 इंटू में R। ठीक, तो ये फॉर्मूला हुआ हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस का। जल्दी से इसको नोट कर लो, पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसके बाद हम करेंगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो है डिपेंड किन किन फैक्टर्स पे करता है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस तो आ गया, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, फैक्टर्स ऑन विच इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड। तो इंटरनल रेजिस्टेंस किस किन फैक्टर पर डिपेंड करेगा, तो सबसे पहले आपको पता है सेल के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड्स होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा, है ना। तो पहला ही आता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स का नेचर कैसा है। सेकंड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स किस तरह का आप इस्तेमाल कर रहे हो, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो, कौन सा इलेक्ट्रोड ले रहे हो, अलग अलग इलेक्ट्रोड में अलग अलग आएगा, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स में भी अलग अलग आएगा। ठीक है, तो दो बातें तो ये होगी, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तीसरा होता है कि जो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं इनके बीच का डिस्टेंस कितना है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा चार्ज को वहाँ पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा ना। तो डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स मीन्स कि अगर आप D को बढ़ाओगे, डिस्टेंस बढ़ाओगे, तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ जाएगा। चौथा, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स का एरिया ज़्यादा दे दोगे तो उसको पहुंचने में आसानी होगी, घूमने में आसानी होगी, भिड़ेगा नहीं ज़्यादा। कंजस्टेड एरिया में ज़्यादा भिड़ेगा, खुला एरिया होगा तो आराम से मूव कर पाएगा चार्ज। तो एरिया अगर ज़्यादा है, यानी कि अगर A बढ़ाओगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस आपका घट जाएगा। और पांचवा आता है फिर आपका इसमें टेम्परेचर पे कैसे करेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाते हैं, तो आराम से वो फ्लो कर सकता है, इंटरनल रेजिस्टेंस आपका स्मॉल हो जाएगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, जब सेल बनता है, बनने के बाद जैसे जैसे उससे करंट ड्रॉ करना शुरू करोगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज होता चला जाता है, और इतना इंक्रीज हो जाता है बाद में कि यहाँ से कोई करंट नहीं, यानी जो वोल्टेज पहले खा रहा था ना 4 वोल्ट,
वो ज़्यादा खाना शुरू कर देगा, 5 वोल्ट 6 वोल्ट 7 वोल्ट, बाद में तो 12 वोल्ट खा जाएगा, तो बाहर देगा क्या, कुछ भी नहीं देगा। इसलिए करंट बहुत कम हो जाता है और हम कहते हैं सेल डेड हो गया, तो नया सेल खरीद के लाना पड़ेगा। तो ये था कंसेप्ट आपका इंटरनल रेजिस्टेंस का, ईएमएफ का, टीपीडी का और सेल का। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो तब तक के लिए फिजिक्स करते रहिए और उसको अच्छे से करिए ताकि अगला टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।